बंदिश ध्यान से महक की आंखों को देखता है, फिर उसकी नाकों और फिर उसकी नज़र महक के होठों पर टिक जाती है, जो बिल्कुल हल्के गुलाबी कलर के थे। और उनको देखते हुए पता नहीं क्यों बंदिश को अपने अंदर एक गर्माहट महसूस होती है और उसे लगता है कि वो अभी महक के होठों को अपने अंदर संभाले। यही सोचते हुए वह महक के नज़दीक जाने लगता है और महक के होठों पर अपने होठ रखकर ऐसे ही महक को देखता रहता है। वह बिल्कुल भी हरकत नहीं करता जिससे महक उठ सके। वह बस ऐसे ही होठों को अपने होठों में बंद रखता है और महक को महसूस करने लगता है। धीरे धीरे अपना एक हाथ महक के गाल पर ले जाता है और उसके माथे से बाल हटाता है, जो उसके माथे पर बार बार हवा से बाल आ रहे थे। बंदिश पूरी तरह से महक में खोया हुआ था। वो एक मिनट के लिए भी महक से अलग नहीं होना चाहता था। यह नहीं पता था कि ये कैसी फीलिंग है। उसने यह सब कभी भी महसूस नहीं किया था, लेकिन जब आज महक उसके पास थी तो उसे अपने अंदर एक खुशी महसूस हो रही थी, जो उसे कभी नहीं मिली थी। वह कभी भी अपनी माँ के, अपनी दादी के करीब नहीं गया था। उसे पता नहीं क्यों महक के पास जाने से उसकी सारी फीलिंग अपने अंदर महसूस होती है। उसे लगता है जैसे महक के रूप में उसे सब कुछ मिल चुका है, क्योंकि 2 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसके बाद बंदिश को कभी नहीं लगा था कभी जी भी पाएगा। और उसे हमेशा यही लगता था कि वो एक बदकिस्मत इंसान है जो अपनी माँ, दादी और बहन का प्यार भी नहीं पा सकता, करीब नहीं जा सकता। यह बात उसे हमेशा ही अंदर तोड़ देती थी। लेकिन वह अपने आप को इतना स्ट्रांग दिखाता था कि कोई भी उसकी फीलिंग को नहीं समझ पाता था। सबको लगता था कि वो एक हार्टलेस इंसान है, उसके अंदर दिल नहीं है, इसलिए वह किसी को भी प्यार नहीं करता और ना किसी के करीब जाता है, और इंसान को बुरी से बुरी सजा भी दे सकता है। लेकिन वही जानता था, जब भी वह अपने भाई दक्ष को उसकी माँ की गोद में देखता था और उसकी बहन के साथ खेलते हुए देखता था, तो उसे कैसा लगता था। उसे अपने अंदर हमेशा ही कुछ टूटने का एहसास होता था, लेकिन कभी किसी को बता नहीं पाता था। उसके कुछ खास इंसानों को ही इसके बारे में पता है कि बंदिश को कोई एलर्जी है, क्योंकि जब भी बंदिश किसी मीटिंग के लिए बाहर जाता है तो अपने खास आदमियों को ही अपने साथ लेकर जाता है, ताकि वह किसी भी फीमेल को बंदिश के पास नहीं आने दें। क्योंकि वह बंदिश को किसी के पास नहीं आने देते थे, क्योंकि वह किसी को भी ये पता नहीं चलने दे सकते थे कि बंदिश को कोई बीमारी है, नहीं तो इसका फ़ायदा कोई भी उठा सकता था। कई सालों तक बंदिश ने इस चीज़ का इलाज करवाया था। उसका एक पर्सनल हॉस्पिटल और डॉक्टर थे, जिसमें बीमारी के लिए रिसर्च की जाती है। ये कैसी बीमारी है जो सिर्फ औरतों के टच से ही होती है। बंदिश महक को देखते हुए यही सब सोच रहा था कि 2 साल पहले तक वह किसी भी लड़की के करीब नहीं जा सकता। अच्छी तरह से याद था कि जब वह एक मीटिंग के लिए एक होटल में गया था, तो जानबूझकर एक लड़की ने उसके करीब आने की कोशिश की थी। उस लड़की ने बंदिश को किस करने की भी कोशिश की थी, जिसकी वजह से बंदिश को इतनी ज़्यादा एलर्जी हो गई थी कि वह कई हफ्तों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा, क्योंकि इसकी एलर्जी उस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और वह इस वजह से उस लड़की को भी अच्छी खासी सज़ा दी गई थी, जिससे वह कभी भी बंदिश के करीब आने की कोशिश, या फिर यूँ कह सकते हैं कि वह लड़की इस दुनिया में ही नहीं थी, क्योंकि वह कहाँ गायब हो गई किसी को पता नहीं चल पाया। क्योंकि उस लड़की को बंदिश के दुश्मनों ने अपॉइंट किया था और इस रूम में बंदिश ठहरा हुआ था। उस रूम में पहले से ही उस लड़की को भेज दिया गया था और उसे कहा था कि वह बंदिश को ऐसी ड्रग सप्लाई करे जिससे वह अपना होश खो बैठे और उस लड़की के साथ सब करे। उसके बाद वह सब बंदिश को मीडिया में और हर जगह बदनाम कर देंगे, जिससे कि बंदिश की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। यही सोचते हुए दुश्मनों ने उस लड़की को बंदिश के पास भेजा था। लेकिन जब वो लड़की बंदिश के कमरे में गई तो उसे समझ में नहीं आया कि वो इसको ड्रग्स कैसे दे सकती है। यही सब सोचते हुए वह लड़की वहाँ पर रखे हुए एक रिंग में ड्रग्स मिला देती है और वहीं रूम में छुप जाती है। लेकिन बंदिश रूम में आता है तो उसे अपने रूम में किसी के होने का एहसास होता है, जिस वजह से वह रूम के चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर बंदिश आराम से बैठकर अपनी ड्रिंक पीने लगता है, क्योंकि उसे बहुत प्यास लगी हुई थी। वह अभी-अभी एक लंबी मीटिंग अटेंड करके आया था। बिना ध्यान दिए वो पूरी ड्रिंक खत्म कर देता है। थोड़ी देर बाद ही उसे एहसास होता है कि उसकी बॉडी में कुछ हो रहा है, जिसको महसूस करते ही बंदिश जल्दी से शेर खान को अपने रूम में आने को कहता है। लेकिन जब तक शेर खान उसके रूम में आता है, तब तक वह लड़की बंदिश के करीब आकर उसे किस करने की कोशिश कर रही थी। वैसे तो बंदिश किसी को भी अपने पास नहीं आने देता, लेकिन इस वक्त बंदिश अपने होश में नहीं था, क्योंकि उस लड़की ने
ड्रग्स का ओवरडोज बंदिश को पिला दिया था। इस वजह से बंदिश को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और इस लड़की को अपने आप से कैसे दूर करे। लेकिन जब वह लड़की बंदिश के और करीब जाती है और उसके होठों पर किस करने ही वाली होती है, इतनी देर में जल्दी से दरवाजा खुलता है। शेर खान अंदर आता है। जब शेर खान बंदिश की हालत देखता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और उस लड़की को खींचकर एक साइड कर देता है और अपने लोगों से उसे ले जाने के लिए कहता है। शेर खान इस बात का भी ध्यान रखता है कि किसी को भी इस बारे में पता ना चले कि बंदिश के साथ क्या हुआ है। वह चुपके से बंदिश को उसके हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ उसके पर्सनल डॉक्टर अनिल को सब कुछ समझाता है। अनिल जल्दी से वहाँ आता है और बंदिश की हालत देखकर डॉक्टर अनिल भी घबरा जाता है क्योंकि इसको लड़कियों से एलर्जी थी और ऊपर से उसे हैवी ड्रग्स की डोज दिया गया था जो सिर्फ लड़कियों के करीब जाने से जिसका असर कम होता है। लेकिन वह अच्छी तरह से जानते थे कि इस वक्त किसी भी लड़की के करीब नहीं जा सकता, इसलिए वह जल्दी से अपनी रिसर्च की हुई दवाई लेकर आते हैं और बंदिश को वो दे देते हैं और फिर उसे 2-3 इंजेक्शन लगता है जो उसे ड्रग्स का असर कम कर रहे थे। उसके बाद में शेर खान से बंदिश को ठंडा पानी में नहलाने के लिए कहता है। इन सब में बंदिश की हालत और भी ज़्यादा खराब हो रही थी और उसे ड्रग्स का असर तो कम हो जाता है, लेकिन बंदिश की एलर्जी इस वक्त ज़्यादा बढ़ चुकी थी क्योंकि उसकी बॉडी पर कई जगह उस लड़की का पसीना लग चुका था जिसकी वजह से बंदिश की बॉडी पर बड़े बड़े निशान बन चुके थे और वो लाल होते जा रहे थे। लेकिन डॉक्टर अनिल अनिल ने शेर खान की तरफ देखकर कहा, चिंता की बात नहीं है, इसे कुछ दिन तक यही रहना होगा और ये याद रहे कि इसके पास कोई भी लड़की नहीं आनी पाए वरना इसकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। यह सुनकर शेर खान हाँ करता है और कुछ दिन तक वह उसे अस्पताल में ही रखता है और इस बात की खबर किसी को भी नहीं होती है। बस दक्ष को पता चल जाता है क्योंकि दक्ष बार बार बंदिश से बात करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए शेर खान को मजबूरन दक्ष को सब कुछ बताना पड़ता है। और जब दक्ष अपने भाई की ऐसी हालत देखता है तो वो उस लड़की को ऐसी सजा देता है कि लड़की की रूह कांप जाती है और वह उसे हमेशा के लिए इंडिया से गायब करवा देता है। बंदिश यही अब अपने मन में सोच रहा था और महक की तरफ देख रहा था और अपने मन में कहता है, उस वक्त तक मैं किसी लड़की के करीब नहीं जा सकता था, लेकिन हमारे घर में वह हादसा हुआ था जिसमें मेरे बचने के चांस नहीं थे और मुझे किसी और का दिल लगाया गया। उसके बाद से मुझे तुम्हारे सपने आने लगे और तुम्हारे करीब आने से मुझे कोई एलर्जी भी नहीं हो रही है। यह कोई इंसिडेंट नहीं हो सकता, इसके पीछे ज़रूर कोई बात है क्योंकि मैंने चेक करने के लिए मेरी माँ को छूने की कोशिश की थी। मुझे लगा था मेरी वो बीमारी ठीक हो चुकी है, लेकिन मैं मेरी माँ के करीब जाने लगा तो मुझे दोबारा से वही सब एलर्जी होने लगी। लेकिन जब कल मैं तुम्हें यहाँ उठाकर लाया तब से मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। इसका मतलब है कि तुम मेरी बीमारी का इलाज हो और जब मुझे यह पता चल चुका है तो मैं तुम्हें अपने आप से कभी भी अलग नहीं होने दूंगा। नहीं जानता कि तुम्हारे और उस आलोक के बीच में क्या हुआ था। मैं बस अब इतना जानता हूँ कि तुम मेरी हो और मेरे पास तुम्हें मुझसे दूर जाने की परमिशन नहीं है। यही सब सोचते हुए बंदिश महक को एकटक देखता रहता है। वो महक की बॉडी पर हाथ फेरने लगता है क्योंकि उसकी बॉडी से एक धीमी धीमी खुशबू आ रही थी जो बंदिश को अपना कंट्रोल खोने पर मजबूर कर रही थी। बंदिश एक नज़र महक को देखता है और फिर उस खाने की तरफ जो शेर खान बाहर रख कर गया था। लेकिन बंदिश महक को नींद से उठाना नहीं चाहता था क्योंकि वह जानता था कि उठाते ही फिर से वो चिल्लाना शुरू कर देगी और ये सब बंदिश सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह चाहता था कि महक उसके पास रहे, उसकी बातें सुने, लेकिन वह उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी, इसलिए वो अब महक को एकटक देखता रहता है। इधर बाहर शेर खान अपने फ़ोन को देखता है और अपने मन में सोचता है कि उसे दक्ष को यह सब बताना चाहिए या नहीं। काफ़ी देर तक सोचने के बाद शेर खान दक्ष को फ़ोन करता है तो दक्ष फ़ोन उठाकर हेलो करके शेर खान से कहता है, क्या बात है भाई, आज आपने मुझे कैसे याद कर लिया? क्या बंदिश भाई ने आपको मुझसे बात करने के लिए छुट्टी दे दी? शेर खान कुछ नहीं कहता है और थोड़ी देर तक चुप रहता है। दक्ष शेर खान की चुप्पी को महसूस करके शेर खान से पूछता है, क्या हुआ है? शेर खान, तुम इतने चुप क्यों हो? क्या भाई को कुछ हुआ है? यह सुनकर शेर खान कहता है, नहीं बॉस ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। यह सुनकर दक्ष कहता है, तो फिर क्या वह लड़की तुम्हें मिल गई? यह सुनकर शेर खान दक्ष से कहता है,
क्या तुम दिल्ली आ सकते हो, क्योंकि मैं बॉस को नहीं संभाल पा रहा हूँ, और अगर ऐसा ही रहा तो वह लड़की की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाएगी। यह सुनकर दक्ष हैरान हो जाता है और शेर खान से पूछता है, पेंटिंग वाली लड़की मिल गई क्या? सचमुच वह लड़की है? हम सबको तो यही लगता था, बस भाई का वहम है। यह सुनकर शेर खान कहता है, हाँ वह लड़की असलियत में है और हमें वह मिल चुकी है, और बंदिश यहाँ पर उसे लड़की को ढूंढने के लिए ही आया था, क्योंकि हमारे आदमियों ने उस लड़की को पहचान लिया था, और जब उन्होंने बंदिश को इस बारे में बताया तो वो जल्दी से दिल्ली आ गया था। तभी दक्ष कहता है, तो प्रॉब्लम क्या है, अब क्या हुआ है? तभी शेर खान उसे बताता है कि जब से बंदिश उस लड़की को उठाकर लेकर आया है, वो एक कमरे में बंद है। ना वह लड़की बाहर निकली है और ना बंदिश, और ना उन दोनों ने कुछ खाया है। ऐसे में उस लड़की की तबीयत खराब हो सकती है, और जब भी मैं बंदिश को यह समझाने जाता हूँ तो वह मुझे ही बाहर भेज देता है। अब मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। यह सुनकर दक्ष कहता है, ठीक है, दिल्ली आ जाऊंगा, जब तक तुम ये सब संभाल लो। शेर खान हाँ कहता है और फोन कट कर देता है। उसे पता था कि दक्ष के आने के बाद थोड़ी बहुत दक्ष की बातें मान लेता है। इधर दक्ष भी अपना फोन रखने के बाद अपने मन में पूछता है, क्या भाई सच में उस लड़की को पसंद करते हैं? और भाई उस लड़की से मिले कहाँ? और जब भाई उसे उठाकर लाए हैं तो उसे ऐसे टॉर्चर क्यों कर रहे हैं? लेकिन फिर उसे अपने भाई की हालत याद आती है और कहता है, कहीं भाई को दोबारा एलर्जी तो नहीं हो गई और वह किसी को कुछ बता नहीं पा रहे हों। यही सोचते हुए वह बहुत परेशान हो जाता है और अपने रूम में जाकर अपनी पैकिंग करने लगता है। तभी एक मेड आकर उसे नीचे के लिए बुलाने आती है। यह सुनकर दक्ष नीचे आता है, क्योंकि उसे अपने दादाजी और राजन को सब कुछ बताना था। वह नीचे जाकर डिनर टेबल पर बैठ जाता है और अपने दादाजी की तरफ देखकर कहता है, दादाजी मुझे कुछ दिन के लिए भाई के पास जाना होगा। यह सुनकर दादाजी कहते हैं, वह कहाँ गया है? मुझे कुछ बताकर भी नहीं गया है, बस इतना बताया कि वह दिल्ली है। यह सुनकर दक्ष कहता है, हाँ दादाजी, भाई दिल्ली में है। वहाँ की कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से भाई को रुकना पड़ रहा है, और अब भाई को ज़रूरत है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने बहुत टाइम से कंपनी को संभाला नहीं है, इसलिए उसमें कई सारी प्रॉब्लम आ रही हैं। यह सुनकर दादाजी कहते हैं, ठीक है, वैसे भी अब तुम्हारे पापा की तबीयत थोड़ी ठीक हो गई है, और वह अब उठ पा रहे हैं और थोड़ा बहुत चल भी पा रहे हैं, और मैं और तुम्हारे पापा मिलकर तुम्हारी माँ को संभाल लेंगे। वैसे तुम्हारी माँ की तबीयत भी अब पहले से काफ़ी ठीक है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम आराम से बंदिश के पास जाओ और उसका ध्यान रखो। तुम जानते हो उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो उसे संभाल कर रखना, वह किसी पर भी अपना गुस्सा ना उतारे। जब से वो हादसा हुआ है, जब से बंदिश काफ़ी बदला हुआ नजर आता है। एक तो वह पता नहीं किसकी पेंटिंग अपने कमरे में लगा कर रखा है, और कितने टाइम से वह उस लड़की को ढूंढ रहा है, पता नहीं वह लड़की कौन है। तभी वहां पर पिंकी आ जाती है, तो दादाजी चुप हो जाते हैं और उसके हाथों में उस छोटी सी बच्ची को देखकर कहते हैं, पिंकी, इसका ध्यान रख, यह बहुत छोटी है और तुम भी अभी बच्ची हो, तो तुम्हें भी इसे ढंग से अभी संभालना नहीं आता, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक दाइमा का इंतजाम कर दिया है। वो तुम्हारी इस बच्ची को संभालने में मदद करेगी, और तुम्हें अपने लिए भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा। अब तुम अपने घर आ चुकी हो, तो तुम अपने बारे में सोचो। तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी है तो तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, और अगर तुम्हें ऑफिस में काम करना है तो आराम से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। इससे तुम्हारा ध्यान भी थोड़ा सा डाइवर्ट होगा, तो तुम्हें अच्छा फील होगा। तभी पीछे से राजन आकर कहता है, हाँ दादाजी, मैंने भी पिंकी को यही समझाया है कि उसे भी अपने बारे में थोड़ा सोचना चाहिए और वह अपनी पढ़ाई पूरी करे। बच्ची को संभालने के लिए हम सब हैं, और दाई माँ भी आ जाएंगी, और वैसे भी जब तक वह अपनी पढ़ाई पूरी करेगी तब तक बच्ची भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो जिससे अगर पिंकी चाहे तो ऑफिस में भी काम कर सकती है। यह सुनकर पिंकी अपने दादाजी की तरफ देखकर कहती है, दादाजी, मैंने भी यही सोचा, पहले मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आगे का सोच लूंगी, बच्ची भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तभी दादाजी कहते हैं, कब तक इसे बच्ची बच्ची और यह सब कहते रहोगे? इसका कुछ नाम रखो, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तभी दादाजी दक्ष की तरफ देखकर कहते हैं, तुम अपनी भांजी का कुछ नाम सोचो। तो थोड़ी देर तक कुछ नाम सोचता है और फिर कहता है, स्नेहा कैसा रहेगा दादाजी? दादाजी ये सुनकर कहते हैं, अरे भाई,
ये तो बहुत अच्छा नाम है। फिर वह पिंकी से, पिंकी तुम्हें कैसा लगा? तो पिंकी भी हाँ करती है और कहती है, हाँ दादाजी, ये तो बहुत अच्छा है। फिर वो उसकी तरफ देखकर कहती है, भाई बंदिश भाई कब तक आएंगे? ये सुनकर दक्ष कहता है, जल्दी आ जाएंगे, वहाँ दिल्ली में बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसके लिए भाई वहाँ पर गए हैं, और अब मैं भी वहाँ जा रहा हूँ कुछ दिन के लिए। तो तुम अपना और स्नेहा का ख्याल रखना, और मम्मी पापा और दादाजी का भी ध्यान रखना। दादाजी कहते हैं, क्या मैं तुम्हें बुद्धू नजर आता हूँ? मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, तुम सब बस अपना ख्याल रखो, मेरे लिए वही बहुत है। यह सुनकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, और वो राजन की तरफ देखकर कहता है, राजन मैं दिल्ली जा रहा हूँ भाई के पास, तो तुम यहाँ पर सबको संभाल लेना। यह सुनकर राजन दक्ष की तरफ देखता है और उसे कहता है, क्या कुछ हुआ है? यह सुनकर दक्ष राजन को अपने कमरे में चलने को कहता है। राजन भी दक्ष का इशारा समझकर उसे कहता है, चलो मैं तुम्हारी पैकिंग करवा देता हूँ, और ये कहकर वो उसके साथ उसके रूम में चला जाता है। उनके पीछे दादाजी भी उनकी तरफ देखते हैं और अपने मन में कहते हैं, इन दोनों को मैं बेवकूफ़ नजर आता हूँ। यह कहने के बाद दादाजी भी अपने रूम में चले जाते हैं और वहां जाकर अपनी चेयर पर बैठकर किसी गहरी सोच में चले जाते हैं। इधर दक्ष और राजन भी दक्ष के कमरे में आते हैं। दक्ष अपना बचा हुआ सामान अपने बैग में रखने लगता है, तो राजन दक्ष की तरफ देखकर कहता है, कुछ बताओगे? तो दक्ष उसे वह सब बताता है जो शेर खान ने उसे बताया था। ये सारी बातें सुनकर राजन भी परेशान हो जाता है। दक्ष की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि बंदिश उस लड़की के साथ क्या करना चाहता है? यह सुनकर दक्ष राजन की तरफ देखकर कहता है, मैं कैसे जान पाऊंगा कि भाई क्या सोच रहे हैं, लेकिन मैं इतना तो जानता हूँ कि भाई उस लड़की के लिए कुछ फील करते हैं। वह लड़की भाई का जुनून बन चुकी है, मैंने भाई की आंखों में उसके लिए वह जुनून देखा है। यह सुनकर राजन कहता है, वह सब तो ठीक है, लेकिन ऐसे उस लड़की की तबीयत खराब हो गई, क्या करेगा? यह सुनकर दक्ष कहता है, इसलिए मैं वहां जा रहा हूँ, वहां जाकर देखता हूँ हम क्या कर सकते हैं। तुम यहाँ पर सबका ख्याल रखना, और ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, बस घर से ही ज़रूरी मीटिंग अटेंड कर लेना। मैं नहीं चाहता कि बंदिश के यहाँ न रहने का कोई फ़ायदा उठाए, क्योंकि अब तक तो सबको पता चल चुका होगा कि बंदिश यहाँ पर नहीं है, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए कोई भी आ सकता है। यह सुनकर राजन कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं सब देख लूँगा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। अब हम पहले की तरह बेवकूफ़ नहीं है कि अपने परिवार को ऐसे अकेले छोड़कर कहीं भी चले जाएंगे। अब हम सबको सबक मिल चुका है, तो अब ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए चिंता मत करो। मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। यह सुनकर दक्ष हाँ कहता है, और फिर राजन की तरफ देखकर कहता है, वैसे चिराग को गए हुए भी काफी दिन हो गए हैं, उसका काम अभी तक नहीं हुआ है। यह सुनकर राजन कहता है, मेरी उससे कोई बात नहीं हो रही है, और वह फोन भी नहीं उठा रहा है। यह सुनकर दक्ष कहता है, कहीं वह किसी परेशानी में तो नहीं है? यह सुनकर राजन कहता है, मुझे भी यही लग रहा था, इसीलिए कल मैंने एलएस की टीम को इन्फॉर्म कर दिया है कि वो जल्द से जल्द चिराग का पता करके मुझे बताएं, और चिराग को सही सलामत वहां से निकालें। अगर वह कहीं मुसीबत में फंस गया है, तो यह सुनकर दक्ष कहता है, अगर वहां का काम खत्म हो जाता है तो तुम जल्दी से चिराग को वापस बुला लो। यह सुनकर राजन हाँ कहता है, और उससे कहता है कि तुम यहाँ की चिंता मत करो, और चिराग की भी चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। तुम आराम से बंदिश के पास जाओ, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। यह सुनकर दक्ष हाँ करता है और अपने बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद दक्ष तैयार होकर नीचे आता है, तो लिविंग रूम में ही उसे राजन और पिंकी बैठे हुए नजर आते हैं। तब उनके पास जाकर कहता है, तुम दोनों यहाँ क्यों बैठे हो? जाकर आराम करो। यह सुनकर राजन कहता है, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो गया है, तो हमने सोचा हम तुम्हें बाहर तक छोड़ देते हैं। यह सुनकर दक्ष कहता है, नहीं, मैं अपने आप चला जाऊंगा, किसी को यह नहीं पता चलना चाहिए कि मैं भी यहाँ पर नहीं हूँ, इसीलिए मैं बॉडीगार्ड की गाड़ी से जा रहा हूँ, ताकि किसी को भी ये शक ना हो कि हम में से कोई बाहर जा रहा है। राजन दक्ष की बात सुनकर कहता है, हाँ तुम ये सही कह रहे हो, चलो ठीक है, हम तुम्हें यहीं से बाय बोल देते हैं। उनके बाय बोलते ही वहां से निकल जाता है, और अपने बॉडीगार्ड को चुपके से इशारा करता है, तो बॉडीगार्ड अपनी सबसे छोटी वाली गाड़ी वहां पर लेकर आता है, जिसमें दक्ष बैठकर वहां से एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। उसके बाद दक्ष उस बॉडीगार्ड से कहता है, तुम्हें किसी भी तरह से यह नहीं पता चलने देना है कि कहाँ गया हूँ। अगर तुम्हें कोई भी पूछे तो कहना
कि तुम किसी अपने रिश्तेदार को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर गए थे। यह सुनकर बॉडीगार्ड कहता है, सर आप चिंता मत कीजिए, मैं कह दूंगा मेरा भाई मुझसे मिलने के लिए आया हुआ था, मैं उसे छोड़ने के लिए गया था। सुनकर दक्ष कहता है, वह सब ठीक है, लेकिन हमारे सारे बॉडीगार्ड को भी ये पता नहीं होना चाहिए। हम किसी पर भी आंख बंद करके कभी विश्वास नहीं कर सकते। यह सुनकर वह कहता है, ओके सर, मैं ध्यान रखूंगा। यह सुनकर दक्ष हाँ करता है। इतनी देर में एयरपोर्ट आ जाता है। गाड़ी में से उतरने से पहले अपने सर पर कैप पहन लेता है और एक बड़ा सा ओवरकोट पहनकर गाड़ी से बाहर निकल जाता है और बिना इधर उधर देखे सीधा एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है। बाहर इधर थोड़ी देर तक वह बॉडीगार्ड वहीं खड़ा रहता है और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद पीछे से गाड़ी में बैठा एक आदमी अपना फोन निकाल कर कहता है, सर चौहान हाउस से एक गाड़ी एयरपोर्ट आई है, लेकिन हम यह नहीं पता लगा पाए कि उस गाड़ी में से कौन बाहर निकला है, क्योंकि उसने सिर पर एक कैप पहन रखी थी और वह अकेला ही गाड़ी से बाहर निकला है। उसके साथ कोई नहीं निकला और वह गाड़ी भी मामूली सी ही लग रही थी। मुझे नहीं लगता कि उसमें से कोई भी चौहान भाइयों में से कोई बाहर निकला। यह सुनकर वह आदमी कहता है, अपने आप बातें बनाना बंद करो और उस बॉडीगार्ड का पीछा करो, पता करो कि कौन गया है। और हाँ, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम किसी गलत इरादे से उससे यह सब पूछ रहे हो। यह सुनकर वह गाड़ी में बैठा हुआ इंसान हाँ करता है और वहां से निकल जाता है और उस गाड़ी का पीछा करने लगता है जिसमें दक्ष बाहर निकला था। लेकिन अब तक वह गाड़ी काफी आगे जा चुकी है। यह सोचते हुए कि अगर उसने उसका पीछा नहीं किया और पता नहीं किया तो उसका मालिक उसे नहीं छोड़ेगा। यह सोचते हुए वह अपनी गाड़ी की स्पीड तेज भगा देता है और बहुत जल्दी गाड़ी के पीछे तक आ जाता है। इस गाड़ी में बैठा हुआ बॉडीगार्ड भी ये देख लेता है और अपने मन में कहता है, इसका मतलब दक्ष सर का शक सही था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है और ये पता करने की कोशिश कर सकता है कि इस गाड़ी से एयरपोर्ट कौन आया था। अब मुझे भी बिल्कुल नॉर्मल रहना होगा और अपने चेहरे पर कोई डर नहीं आने देना है। यही सोचते हुए वह बिल्कुल रिलैक्स होकर अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम कर देता है और आराम से चलाने लगता है। और थोड़ी देर बाद वो अपनी गाड़ी एक आइसक्रीम पार्लर के बाहर रोक देता है और उसमें से आइसक्रीम लेने के लिए उतर जाता है और उसका पूरा ध्यान गाड़ी के पीछे वाली गाड़ी में था। वो देखता है तो एक आदमी उतरकर उसके पीछे पीछे आइसक्रीम पार्लर में आता है और आइसक्रीम लेने लगता है। फिर वह ऐसी बातों ही बातों में उस बॉडीगार्ड के पास आकर कहता है, अरे तुम तो चौहान दीवान के बॉडीगार्ड हो, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कहीं बाहर गए थे? ये तो एयरपोर्ट जाने का रास्ता है, क्या कोई बाहर गया है? यह सुनकर वह बॉडीगार्ड उसकी एक्टिंग की तारीफ करता है और उसकी तरफ स्माइल करके देखते हुए कहता है, अरे नहीं भाई, इस वक्त वहाँ कौन बाहर जाएगा? वह तो कई दिनों से मेरा भाई यहाँ आया हुआ था, तो मैं उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गया था। तुम्हें क्या लगता है चौहान परिवार के सदस्य इस छोटी सी गाड़ी में कहीं जाएगा? ये तो मेरी अपनी गाड़ी है, मुझे घर के छोटे मोटे काम करने के लिए दी गई है। अब देख लो ना, यहाँ मैं उनके लिए आइसक्रीम लेने ही आया हूँ। यह सुनकर वह आदमी हल्की सी स्माइल करता है और अपनी आइसक्रीम का पैकेट उठाकर वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद उस बॉडीगार्ड के चेहरे पर एक टेढ़ी सी स्माइल आती है और वह अपने मन में कहता है, मुझे नहीं पता था कि दक्ष बाबा भी इतने होशियार हो गए हैं, जो अपने दुश्मनों की चाल को पहले ही समझ लेते हैं। क्या बात है, उनमें तो बंदिश के सारे गुण आने शुरू हो गए हैं। अब मजा आएगा दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए। केवल दक्ष सर नहीं, बल्कि उनके साथ दक्ष बाबा भी बड़े हो चुके हैं, तो अपने दुश्मनों को ऐसे नहीं जाने देंगे। इधर एयरपोर्ट पर दक्ष को भी पता चल चुका था कि उसके बॉडीगार्ड की गाड़ी का पीछा किया जा रहा है, क्योंकि उसके सीक्रेट गार्ड ने दक्ष को सब बता दिया था। यहाँ पर यह सब हो रहा है और यह भी बता दिया था कि बॉडीगार्ड ने उन्हें कैसे चकमा दिया है। यह सुनकर दक्ष के चेहरे पर स्माइल आती है और वो अपने मन में कहता है, अब वह 2 साल पहले वाला वक्त नहीं है कि मैं पहले की तरह अपने घर में कमरे में बंद रहूं और मेरा घर पूरा बर्बाद हो जाए। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। मैं अपने भाई से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ। अब मैं देखता हूँ कौन हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाता है। फिर सीक्रेट गार्ड से कहता है, ठीक है, तुम अपना काम ऐसे ही सावधानी से करते रहो। पूरे परिवार वालों पर नजर रखना, किसी को भी अकेले मत जाने देना। यह सुनकर वह गार्ड हाँ करता है और फोन रख देता है। 10 बजे की फ्लाइट की भी अनाउंसमेंट हो चुकी थी। वह अंदर चला जाता है और अपनी फ्लाइट में बैठ जाता है। अब उसे बस चिराग की चिंता थी, क्योंकि उसे अच्छे से महसूस हो चुका था
कि चिराग किसी मुसीबत में है, क्योंकि अब तक चिराग ने वहां जाने के बाद एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया था, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। यही सोचते हुए दक्ष काफी परेशान नजर आता है और अपने मन में कहता है, अगर मेरी जगह भाई होते तो क्या करते, क्या मैं भाई से बात करूं? यह सोचकर वह चुप हो जाता है और फिर मन में ही कहता है, नहीं, इस वक्त हम भाई को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, पहले ही पता नहीं वे किस प्रॉब्लम में है। फिर वो अपना फ़ोन निकालकर शेर खान को एक मैसेज करता है और उसमें लिखता है कि चिराग वहाँ पर किसी खतरे में है, उसने अब तक हम में से किसी से भी कांटेक्ट नहीं किया है, अगर कुछ कर सकते हो तो कुछ भी करके पता करो कि चिराग कहाँ है। राजन ने भी एलेक्स से बातें की है, लेकिन उसका भी कोई फ़ोन नहीं आया और इस वक्त मैं फ्लाइट में बैठ चुका हूँ, तो मेरा फ़ोन बंद रहेगा। मैं वहाँ आकर ही बात करूँगा, लेकिन मैंने जो तुम्हें मैसेज किया है उसके बारे में कुछ करने का सोचो, तब तक मैं वहाँ आता हूँ। और कहने के बाद वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ करता है और अपनी जेब में डाल लेता है और आराम से अपनी सीट पर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने मन में सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और दक्ष आंखें बंद करे वह सब सोचने लगता है जब उनके पास से फ़ोन आया था कि यहाँ पर कोई उनके काम में टांग अड़ा रहा है और वो उसको बताता है कि उनका काम पूरा नहीं होने दे रहा है। बस इतना कहने के बाद फ़ोन कट जाता है। दक्ष के दिमाग में यह बात आती है कि कहीं हमको फंसाया तो नहीं गया है, कहीं उस ब्लैकमेल करके यहाँ फ़ोन करने के लिए मजबूर तो नहीं किया गया है और हमने बिना पूरी बात की इंक्वायरी के चिराग को वहाँ पर भेज दिया, कहीं हमारी बहुत बड़ी गलती तो नहीं है और हमने चिराग को बिना सिक्योरिटी के भेज दिया। यही सब सोचते हुए दक्ष की कमाक लग जाती है, उसे पता भी नहीं चलता और वो सो जाता है। गार्ड जब घर पहुंचता है तो उसके हाथ में आइसक्रीम का डिब्बा होता है और वो अपने मन में सोचता है, अब हम इस आइसक्रीम का क्या करें? उन्हें दिखाने के लिए मैंने आइसक्रीम तो ले ली, लेकिन अब तक तो सब सो चुके होंगे। यही सोचते हुए वो बॉडीगार्ड उस आइसक्रीम के डिब्बे को लेकर आगे बढ़ता है तो देखता है कि काव्या अब तक लिविंग रूम में बैठी हुई है और वह अपनी बच्ची को खिला रही है। यह देखकर बॉडीगार्ड आगे बढ़ता है और कहता है, काव्या मैडम, इसमें आइसक्रीम है, अगर आप खाना चाहो तो खा सकते हो। मैं जब घर आ रहा था तो एक आदमी परेशान था और उसके पास यही आइसक्रीम बची हुई थी, इसलिए मैं ये लेकर आ गया। यह सुनकर काव्या पहले उस आइसक्रीम को देखती है तो उसके मुंह में सचमुच पानी आ जाता है और देखकर कहती है, ठीक है भैया, आप मुझे आइसक्रीम दो और आप यहाँ बच्चे के पास बैठ जाइए, मैं आइसक्रीम डालकर लेकर आती हूँ। यह सुनकर वो बैठ जाता है, क्योंकि उसे भी उस बच्ची के साथ खेलना अच्छा लग रहा था, क्योंकि वह बहुत क्यूट बच्ची थी। तभी वहाँ पर राजन भी आ जाता है और उन्हें देखकर कहता है, क्या बात है, क्या हो रहा है यहाँ पर? तभी काव्या कहती है, वे भैया आइसक्रीम लेकर आए थे तो मैं आइसक्रीम डालकर ला रही हूँ, क्या आप खाएंगे? यह सुनकर राजन हाँ कर देता है और वही उसी बच्ची के साथ खेलने लगता है। तो काव्या किचन में जाकर सबके लिए आइसक्रीम डालकर लेकर आती है और लिविंग रूम में जाकर उनको देती है और वह इतने वक्त बाद आइसक्रीम खाकर बहुत खुश नजर आती है। आइसक्रीम खाने के बाद वह सब सोने के लिए जाने लगते हैं। काव्या अपने बच्चे को लेकर वहां से अपने रूम में चली जाती है। उसके जाने के बाद बॉडीगार्ड की तरफ राजन देखकर कहता है, आज आइसक्रीम कैसे लेकर आए? जहाँ तक मैं जानता हूँ ऐसा कभी नहीं करते हो। तो तभी वह बॉडीगार्ड राजन को सब कुछ बता देता है जो एयरपोर्ट से घर तक हुआ था। यह सब सुनकर राजन परेशान हो जाता है और कहता है, इसका मतलब कोई हम पर नजर रख रहा है और वह हमारी हर खबर को किसी को पहुंचा रहा है। क्या उन्हें पता चल जाएगा कि दक्ष यहाँ पर नहीं है? यह सुनकर वह बॉडीगार्ड कहता है, नहीं सर, आज तो पता नहीं चला, लेकिन हो सकता है वह हमारे घर पर नजर रखे और जब दक्ष बाबा उन्हें दिखाई नहीं देंगे तो वो अपने आप ये सब डिसाइड कर लें कि दक्ष बाबा यहाँ पर नहीं है और उस दिन मैंने उन्हें चकमा दिया है। यह सुनकर राजन कहता है, नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम में से कोई भी किसी दिन उसकी गाड़ी लेकर ऑफिस के लिए चले जाएंगे ताकि सबको यही लगे, देखने वालों को, कि दक्ष ऑफिस जा रहा है। यह सुनकर वह बॉडीगार्ड भी हाँ करता है और फिर राजन की तरफ देखकर कहता है, सर आपको क्या लगता है, हमें ये सब बंदिश सर को बता देना चाहिए? यह सुनकर राजन थोड़ी देर में सोच में पड़ जाता है, लेकिन जब उसे बंदिश की कंडीशन याद आती है कि वह 2 दिन से कमरे में बंद है, किसी से बात नहीं कर रहा है, ये याद आते ही वह मना कर देता है और नहीं, हम अपने आप ये हैंडल करेंगे और अपने घर और ऑफिस की सारी सिक्योरिटी डबल कर दो और इन जिन लोगों पर हमें विश्वास है वही हमारे आसपास होने चाहिए। हमारे घर के आसपास कोई भी नया बॉडीगार्ड नहीं होना चाहिए,
यह सुनकर रवि कहता है, सर मैं अभी इसका इंतजाम करता हूँ, और जो भी नए बॉडीगार्ड आए हैं उनका क्या करना है। यह सुनकर राजन थोड़ी देर चुप होता है और फिर रवि की तरफ देखकर कहता है, उन सबको थोड़े दिनों के लिए छुट्टी दे दो, क्योंकि हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। हमें यकीन नहीं है कि कोई भी नया बॉडीगार्ड किसी से मिला नहीं होगा। यह सुनकर रवि को भी राजन की बात सही लगती है और वह राजन से कहता है, सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो राजन रवि की तरफ देखकर कहता है, हाँ बोलो। तो रवि कहता है, सर अब यहाँ पर बंदिश सर और दक्ष सर में से कोई भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमें मम और पापा को भी अंदर घर में शिफ्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि जितनी सेफ्टी यहाँ घर में है उतनी हम वहाँ मिनी हॉस्पिटल में नहीं कर सकते। वहाँ पर नर्स चेंज होती रहती है और हमें अब इस चीज़ पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह सुनकर राजन थोड़ी देर सोचता है तो उसे रवि की बात सही लगती है और वह रवि को कहता है, ठीक है तुम अभी माँ पापा को घर में शिफ्ट करने की तैयारी करो, तो मैं उनका रूम तैयार करवाता हूँ और डॉक्टर से बात करता हूँ। यह सुनकर रवि हाँ कहता है और वहाँ से मिनी हॉस्पिटल चला जाता है, जहाँ पर उसके मम्मी पापा का इलाज चल रहा था। रवि के वहाँ से जाने के बाद राजन डॉक्टर के पास फ़ोन करके उन्हें सब कुछ समझा देता है। डॉक्टर भी उनका फैमिली डॉक्टर होने के नाते उनकी बात समझ जाता है कि किसी की नज़र यहाँ पर है और दोबारा से कोई भी मम्मी पापा के ऊपर कोई भी खतरा नहीं लेना चाहता था। इसलिए डॉक्टर राजन से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं अब इन्हें वहाँ शिफ्ट करवाता हूँ और उस समय मेरे साथ कोई भी नर्स नहीं होगी। इस चीज़ का मैं ध्यान रखूंगा। मैं घर के अंदर किसी भी नए इंसान को जाने की परमिशन नहीं होगी। तभी डॉक्टर थोड़े परेशान होकर राजन की तरफ देखते हैं और राजन से कहते हैं, लेकिन हम मम्मी का ख्याल खुद नहीं कर सकते, उन्हें एक नर्स की ज़रूरत है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तुम्हारी बात भी सही है, मैं अपने हॉस्पिटल की नर्स पर भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम किसी को जानते हो जो तुम्हारे भरोसेमंद है, तुम्हारी माँ की देखरेख के लिए रख लो, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि उन्हें अभी सारी चीज़ें याद नहीं आई हैं। ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से उनका दिमाग थोड़ा लो हो चुका है, तो उन्हें पूरी तरह से ठीक होने के लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन पापा पूरी तरह से ठीक हैं, उन्हें नर्स या वार्ड बॉय की ज़रूरत नहीं है, लेकिन माँ को है। यह सुनकर राजन थोड़ी देर सोचता है और डॉक्टर से कहता है, तुम उन्हें घर में शिफ्ट करने की तैयारी करो, मैं कुछ सोचता हूँ। यह सुनकर डॉक्टर हाँ करता है और फ़ोन रख देता है। फिर वो रवि की तरफ देखकर कहता है, कपिल कहाँ गया है। यह सुनकर रवि कहता है, वह दक्ष बाबा के साथ गए हैं, कल उन्हें दिल्ली छोड़कर वापस आ जाएंगे, लेकिन तब तक के लिए सब कुछ हमें ही संभालना होगा। डॉक्टर कहता है, ठीक है चलो अब मैं शिफ्ट करने की तैयारी करता हूँ। इतनी देर में बंदिश के पापा उठ जाते हैं और उनकी कुछ बातें सुनाई देती हैं, तो वो उनकी तरफ देखकर कहते हैं, क्या कुछ हुआ है। तभी वहां पर रवि आकर उन्हें समझाता है, सर हमें शक है कि कोई हम पर नज़र रखे हुए है, इसलिए हम आप दोनों को यहाँ इस मिनी हॉस्पिटल में नहीं छोड़ सकते हैं और आपको अंदर रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। यह सुनकर उसके पापा कहते हैं, ठीक है तुम एक काम करो, तैयारी करो, तुम्हारी माँ को मैं ले चलता हूँ, और जब सब कुछ ऐसे कर रहे हैं तो किसी को शक नहीं होना चाहिए। इस रूम में पीछे दरवाजा है, वो दरवाजा सीधा घर के अंदर जाता है, लेकिन रवि को कोई भी दरवाजा नजर नहीं आता। तभी बंदिश के पापा उठते हैं और एक दीवार हटाते हैं। दीवार के हटते ही वहां पर एक दरवाजा नजर आता है। उस दरवाजे को खोलते ही वह सब सीधा लिविंग रूम में देखते हैं, जहाँ पर राजन खड़ा हुआ था। राजन भी ऐसे दरवाजा हटते हुए देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि इस दरवाजे के बारे में कुछ पता नहीं था। तभी राजन वहां पर अंदर आ जाता है, उनकी तरफ देखकर कहता है, पापा ये दरवाजा कब से है, हमें तो इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्या बंदिश और दक्ष इसके बारे में जानते हैं। यह सुनकर उनके पापा कहते हैं, नहीं इसके बारे में कोई नहीं जानता, बस मैं और मेरा भाई जानता था। यह सुनकर सब चुप हो जाते हैं। तभी दक्ष कहता है, ठीक है पापा आप अपने रूम में जाइए, मैं माँ को लेकर आता हूँ। राजन वहां से माँ के बेड की तरफ जाता है और उन्हें अपनी गोद में उठा लेता है। इसके बाद डॉक्टर ने सारी मशीन वहां से हटा दी थी और रवि ने वह सारी मशीन उनके रूम में फिट करवा दी थी। जरूरत पड़ने पर उन्हें वह वहीं पर मिल जाए। वैसे तो अब उनकी माँ काफी ठीक हो चुकी थी, उन्हें अब इन मशीनों की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब उन्हें वह पुरानी यादें ज्यादा आती हैं तो वो पैनिक हो जाती हैं, जिस वजह से उन्हें ऑक्सीजन देना पड़ता है। राजन अपनी माँ को उठाकर उनके रूम में ले जाता है और बेड पर बैठा देता है। तब तक वहां उसके पापा और डॉक्टर भी आ जाते हैं
और वह सारी सेटिंग कर देते हैं। सारी सेटिंग होने के बाद डॉक्टर कहता है, ठीक है, तो अब मैं भी चलता हूँ। अभी राजन डॉक्टर से कहता है, यहाँ पर कोई भी नर्स या व्यक्ति बाहर का नहीं आना चाहिए। तभी डॉक्टर कहते हैं कि तुमने किसी लड़की का इंतजाम कर दिया जो माँ का ख्याल रख सके। ये सुनकर राजन चुप हो जाता है। अभी तक उसने ये सब के बारे में नहीं सोचा था। तभी वहाँ पर रवि आ जाता है और उनसे कहता है, सर कपिल की एक बहन है और वह अभी यहीं आई हुई है, तो अगर आप कपिल सर से बात करेंगे तो वह यहाँ आकर माँ का ख्याल रख सकती है। सुनकर राजन कहता है, ठीक है, जब कपिल वापस आ जाएगा तो मैं इस बारे में उससे बात करूंगा। यह सुनकर फिर वह भी हाँ करता है और वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर भी वहाँ से अपने रूम की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उनके लिए भी यहीं पर रूम तैयार करवा दिया था। उनके जाने के बाद बंदिश के पापा राजन की तरफ देखकर कहते हैं, तुम चिंता मत करो, जब तक तुम्हें कोई भरोसेमंद लड़की नहीं मिल जाती तब तक मैं तुम्हारी माँ का ख्याल रखूंगा। और वैसे भी मैं तो अभी रूम में ही रहता हूँ, बाहर तो जाता नहीं हूँ, तो मुझे इसमें परेशानी नहीं होगी। यह सुनकर राजन भी थोड़ा खुश होता है और कहता है, ठीक है पापा, अपना और माँ का ख्याल रखिए, और अब आप भी अपनी दवाई लेकर सो जाइए। मैं भी अपने रूम में जाता हूँ। सुबह हमें दादाजी के ढेर सारे सवालों के जवाब देने होंगे, क्योंकि इतनी अदला बदली देखकर वह उनके सवाल खत्म नहीं होने वाले। यह सुनकर बंदिश के पापा की स्माइल आ जाती है, तो कहते हैं, यह तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। तुम्हें सुबह इस चीज़ के लिए क्या कहना है? यह सुनकर राजन छोटा सा मुंह बनाकर कहता है, क्या पापा, आप भी मुझे ही फंसा रहे हो? क्या आप मेरा साथ नहीं देंगे? यह सुनकर उसके पापा कहते हैं, नहीं, क्योंकि मुझे इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तुमने सब बच्चों ने सब कुछ संभाल रखा है, तो तुम ही सबके सवालों के जवाब दोगे। फिर वे राजन की तरफ देखकर कहते हैं, और ये बंदिश कहाँ गया है? कब से मैंने उसे नहीं देखा है। क्या वह ये नहीं जानता कि हमें उसकी ज़रूरत है? यह सुनकर राजन थोड़ी देर चुप रहता है, तो उसकी चुप्पी को देखकर उसके पापा कहते हैं, क्या कुछ ऐसा है जो हमें पता नहीं है और हमें पता होना चाहिए? यह सुनकर राजन कहता है, पापा बहुत कुछ है जो आपको नहीं पता है, और खासकर बंदिश के बारे में। इतनी जल्दी मैं आपको कुछ बता भी नहीं पाऊंगा, इसलिए आप रात बहुत हो चुकी है और थोड़ी देर सो लीजिए। अब तो आप घर में शिफ्ट हो चुके हैं, हम आराम से इस बारे में बात करेंगे। माँ की तरफ देखकर कहता है, और अगर हम ज़्यादा देर तक इस वक्त बातें करते रहेंगे तो माँ हमारे शोर से उठ जाएंगी, और उनका इस वक्त उठना अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर उसके पापा को भी उसकी बात सही लगती है, तो कहते हैं, ठीक है, हम इस बारे में आराम से बात करेंगे। इतना तो मुझे मेरे बच्चों पर भरोसा है कि वे मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे। तभी राजन कहता है, हाँ पापा, क्योंकि बंदिश को आपकी बहुत ज़रूरत है। उस हादसे के बाद सब कुछ संभल गया था, लेकिन बंदिश अब तक उस हादसे को भूल नहीं पाया है, और वह और भी खतरनाक हो गया है। अब वह किसी से ढंग से बात नहीं करता है और ना ही अपने मन की बात किसी से शेयर करता है। तो आप ही अब बंदिश को संभाल सकते हैं। यह सुनकर उसके पापा कहते हैं, ठीक है, हम आराम से इस बारे में बात करेंगे। तुम भी जाकर सो जाओ, काफ़ी रात हो चुकी है। दिल्ली में फार्म हाउस। बंदिश अब तक महक के बेड के पास बैठा हुआ है और लगातार महक की तरफ देख रहा है। समझ नहीं आता कि वो उसे खाना कैसे खिलाए। तभी वह देखता है कि महक अपनी आंखें खोल रही है। महक की आंखें खुली हुई देखकर बंदिश एकटक महक को देखने लगता है और उसके उठने का इंतजार करता है। महक खुद उठकर बैठ जाती है और अपने आप को देखती है, तो वह हैरान हो जाती है, क्योंकि इस वक्त महक ने सिर्फ एक शर्ट पहनी हुई थी और बाकी कुछ नहीं पहने था। यह देखकर ज़्यादा घबरा जाती है और अपने आसपास देखती है, तो उसकी नज़र बंदिश पर जाती है। बंदिश को देखते ही और ज़्यादा डर जाती है और उस चादर को खींचकर अपने ऊपर कर लेती है और बंदिश को डरी हुई नज़रों से देखती है। ये देखकर बंदिश महक के करीब आने लगता है, तो महक बेड के पीछे सरकने लगती है और बेड से टेक लगाकर सिकुड़कर बैठ जाती है और बंदिश की तरफ देखकर कहती है, देखो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, मुझे यहाँ से जाने दो। तुमने मुझे यहाँ पर क्यों पकड़ रखा है? ये कहते हुए महक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन जब वह अपने पैरों को ऊपर करती है तो उसके पैरों में बहुत दर्द होता है। यह देखकर वह अपने पैरों की तरफ देखती है, तो उसे याद आता है कि उसके पैरों में कुछ चुभ चुका था, जिससे उसके पैरों से खून आता है। बंदिश अब बस महक को लगातार देख रहा था। वो अब महक के पास आने लगता है, तो महक और ज़्यादा डर जाती है और बिल्कुल सुकड़ जाती है। यह देखकर बंदिश उसके सामने खाने की प्लेट रखकर कहता है, ये खाना खा लो। यह सुनकर महक उसकी तरफ देखती है और उस प्लेट को दूसरी तरफ सरका देती है और कहती है, नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना है।
मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे यहाँ से जाने दो। यह सुनकर पता नहीं क्यों बंदिश को अपने दिल में दर्द सा उठता हुआ महसूस होता है और नम आंखों से उसकी तरफ देखकर कहता है, नहीं, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, अब तुम हमेशा मेरी आंखों के सामने रहोगी। यह सुनकर महक और ज्यादा डर जाती है और बंदिश की तरफ देखकर, तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुम्हें अच्छे से जानती भी नहीं हूँ। यह सुनकर बंदिश को अच्छा नहीं लगता और वह महक से मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, अगर तुमने कुछ नहीं खाया तो तुम दोबारा से बेहोश हो जाओगी, मुझसे लड़ाई भी नहीं कर पाओगी। यह सुनकर महक बंदिश की तरफ देखती है। वो रोते हुए अपने मन में, ये इंसान इतना अजीब क्यों है और ये कौन है मेरे पीछे पड़ा है? फिर वह अपने मन में, प्लीज दादाजी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे आपके पास आना है। यह सब महक अपने मन में बोल रही थी। तभी बंदिश की आवाज उसके कानों में पड़ती है, जो उसे कह रहा था, यहाँ तुम्हें छुड़ाने के लिए कोई नहीं आ सकता, और अगर आ भी गया तभी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। अब तुम्हें हमेशा के लिए मेरे साथ रहना है, तो तुम अब इसकी आदत डाल लो। यह सुनकर महक को अंदर तक डर लगता है, क्योंकि बंदिश की इस बात में कोई भी रहम या कोई भी दिखावा नहीं था, बल्कि एक ऑर्डर था जिसमें धमकी भी दे रहा था कि अगर महक को उससे अलग करने की कोशिश की तो पता नहीं वो क्या करेगा। उसकी धमकी को सुनते हुए महक बस उसकी तरफ लगातार देख रही थी। तभी बंदिश उसके पास आता है और वह प्लेट उठाकर उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है, लेकिन महक अपना मुंह नहीं खोलती और दूसरी तरफ कर लेती है। यह देखकर बंदिश को गुस्सा आता है और वो उसकी चिन पकड़कर अपनी तरफ घुमाता है और जबरदस्ती उसका मुंह खुलवाकर उसमें खाना भर देता है और महक को धमकी देता है कि अगर उसने ये खाना नहीं खाया तो वह उसके साथ अब कुछ भी कर सकता है। यह सुनकर महक डर जाती है और चुपचाप उस खाने को चबाने लगती है। यह देखकर बंदिश को अच्छा लगता है, लेकिन वह ये अपने चेहरे पर आने नहीं देता और ऐसे ही सख्त चेहरा बनाकर महक को और दो चार बाइट खिलाता है। महक थोड़ा सा खाकर अब मना कर देती है और अब मुंह नहीं खोलती है। यह देखकर बंदिश भी अब उससे कुछ नहीं कहता है और चुपचाप वह प्लेट साइड में रख देता है। लेकिन जब वह महक की तरफ देखता है तो उसे महक रोती हुई नजर आती है और रोती हुई बंदिश की तरफ देखकर कहती है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मेरे घर जाना है, मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे और वो मेरे लिए बहुत परेशान होंगे, प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ। लेकिन इन सबसे बंदिश पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वह चुपचाप वहां से उठकर उस ज्वाइंट रूम में चला जाता है और वहां जाकर एक दीवार से पर्दा हटा देता है जो बिल्कुल कांच से बनी हुई थी और उस दीवार में से आर पार देखा जा सकता था। वह उसमें से महक को देखने लगता है और वहीं एक सोफे पर बैठकर ड्रिंक करने लगता है और ड्रिंक करते हुए साथ में सिगरेट भी पी रहा था। देखता है महक ऐसे ही रोते रोते उठकर पूरे रूम में आती है और वह रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन महक उस रूम का दरवाजा खोल नहीं पाती है। यह देखकर महक को और भी रोना आ जाता है और वह वहीं दरवाजे के पास नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है और अपने घुटनों में अपना चेहरा छुपा लेती है। इस वक्त मैं यह भी भूल चुकी थी कि उसने सिर्फ एक शर्ट पहन रखी है, जिसमें से उसके पूरे लंबे लंबे पैर साफ दिखाई दे रहे थे। वह उसकी थाई तक ही आ रही थी और यह सब बंदिश अपने रूम में से झांक कर देख रहा था। मैं को ऐसे देखकर उसे अंदर से बेचैनी होने लगती है, लेकिन फिर भी वह बस अपनी सिगरेट पीता रहता है और लगातार महक को देखता है। तभी उसकी नज़र महक पर गहरी हो जाती है, क्योंकि वही जमीन पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और वह बेहोश हो जाती है। 2 दिनों में उसने ज़्यादा कुछ नहीं खाया था और उसका खून भी ज़्यादा बह गया था, जिस वजह से महक को बहुत ज़्यादा कमजोरी हो गई थी। कमजोरी के कारण वह जल्दी जल्दी बेहोश हो रही थी। यह देखकर पहले तो बंदिश थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन बाद में वह जब ध्यान देता है तो महक एक कारपेट पर थी, इसलिए वह कुछ रिएक्ट नहीं करता है और चुपचाप अपने सोफे पर बैठा हुआ महक को देखता रहता है। वह जानता था कि महक की तबीयत खराब है, लेकिन वह महक को कहीं भी बाहर नहीं ले जाना चाहता था। वह महक को अपने से 1 मिनट दूर नहीं करना चाहता था, इसीलिए वह महक को ऐसे ही लेटे रहने देता है। अपने मन में सोचता है, महक, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, बस अभी कुछ वक्त तुम ऐसे परेशान रहोगी, धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी मेरे साथ रहने की और फिर तुम रोना भी बंद करोगी और फिर तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। तो लेकिन जब तक के लिए मैं जानता हूँ, मैं चाह कर भी तुम्हें रिलैक्स नहीं कर सकता। यह सोचते हुए महक के रूम का टेम्परेचर सेट कर देता है, क्योंकि उसने देखा था कि महक को अब ठंड लग रही थी, इसलिए वह रूम का टेम्परेचर
सेट कर देता है और वहीं सोफे पर बैठे हुए महक को देखता है और सिगरेट पीता रहता है। फिर उसके हाथ में महक की डायरी लग जाती है और वह दोबारा से डायरी का वह पेज खोलता है और आगे से डायरी पढ़नी शुरू कर देता है। वह पढ़ता है, आगे लिखा था, जब आलोक उस दिन के लिए अमेरिका चला गया था तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और मैं आलोक के आने का इंतजार करती थी। उसे कहकर गया था कि घर वालों से हमारी शादी की बात करेगा और मैं इसी उम्मीद में उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन 2 महीने बीत गए थे, लेकिन अब तक आलोक नहीं आया था। फोन पर भी यही कहता था कि बस उसका काम खत्म होने वाला है, जल्दी वापस आएगा और आते ही वह मुझसे शादी करेगा। यह सोचकर ही बहुत ज्यादा खुश थी और इसी खुशी में आलोक का इंतजार करती रहती थी। लेकिन 1 महीने बाद हम सब बार बार आलोक को फोन कर रहे थे, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था क्योंकि आज आलोक की फ्लाइट थी वापस आने की, लेकिन वह वापस नहीं आया। इसलिए हम सब परेशान हो गए थे और मेरे घर वालों को भी हमारे बारे में पता चल चुका था, लेकिन सबने हमारे रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी और सब मिलकर आलोक को सरप्राइज देना चाहते थे। आलोक के आते ही हमारी सगाई करवा देंगे। लेकिन सुबह से रात हो गई, लेकिन आलोक कब तक नहीं आया था, जिससे हम सब डर गए थे। उसके बाद हमने न्यूज में देखा कि प्लेन क्रैश हो गया है और उसके सारे यात्री मर चुके हैं और कोई भी पैसेंजर नहीं बच पाया था। यह सुनकर सबकी जिंदगी जैसे उजड़ गई थी। आलोक के दादा दादी और उसकी बहन तो पूरी तरह से टूट गए थे क्योंकि उनका आलोक के सिवा और कोई भी नहीं था। और मेरी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मैंने किसी से बात तक करना बंद कर दिया था, खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था और दिन रात बस आलोक के बारे में सोचती रहती थी और उससे कहती थी कि क्यों उसने मुझे धोखा दिया है। मैं यहाँ पर उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन वह तो वापस ही नहीं आया। मैं अपने गम में इतना डूब चुकी थी कि मैंने आलोक के दादा दादी जी और उसकी बहन पर भी ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही कुछ टाइम बीत गया और आलोक के दादा दादी और बहन यहाँ से हमेशा के लिए चले गए। उनका कहना था कि अगर इस घर में वह रहे तो वह आलोक की यादों से बाहर नहीं निकल पाएंगे और यह उनके लिए और उनकी पोती के लिए अच्छा नहीं होगा। उन्हें सिर्फ अपनी पोती पर ध्यान देना था, इसलिए वो यहाँ का सारा बिजनेस अपने मैनेजर के हाथ में सौंप कर चले गए, हमेशा के लिए कहीं और चले गए। और इसके बारे में हमें कुछ पता भी नहीं चला कि उन्होंने किसी को बताया नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं। इस बीच वे मुझे एक बार देखने के लिए मेरे रूम में आए थे, लेकिन मेरी ऐसी हालत को देखकर उनकी परेशानी और ज्यादा बढ़ गई थी और उन्हें एहसास हुआ कि उनके पोते की वजह से मेरी जिंदगी खराब हो रही है। इसीलिए उन्होंने दादाजी से कहा कि वे मुझे यहाँ से कहीं दूर भेज दें, जिससे मैं आलोक की यादों से बाहर आ सकूं। दादाजी को भी उनकी बात सही लगी और वे उनकी बातें मानने के लिए तैयार हो गए। यह बातें करने के बाद वह वहां से चले गए, लेकिन मैं अभी इस हालत में नहीं थी कि मैं कहीं जा सकूं और किसी से बातें कर सकूं। इसलिए मैंने उनकी बातें सुन ली थी और मैंने रात को ही घर छोड़ दिया, चुपके से घर से चली गई और शिमला में जाकर मैंने एक गेस्ट हाउस में अपने को बंद कर दिया। मैं उस आउट हाउस में ही बंद रहती थी, ना मैं बाहर जाती थी ना मैं किसी से बोलती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं बाहर जाऊंगी और मुझे आलोक नहीं मिला तो जी नहीं पाऊंगी। इसलिए मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं, मेरे घर वाले मुझे ढूंढते रहते हैं, लेकिन मैं उनको नहीं मिलती। लेकिन एक दिन दादाजी मुझे ढूंढ लेते हैं, क्योंकि वहां पर दादाजी ने आश्रम बनवाया हुआ था और किसी आश्रम के इंसान ने मुझे देख लिया था और उसने ही दादाजी को बता दिया। इसलिए दादाजी अमन भाई के साथ वहां आए और मेरी हालत देखकर वह सब बहुत ज्यादा डर गए थे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। आंखों के नीचे एरिया ब्लैक हो चुका था। ऐसी हालत हो चुकी थी कि अगर और 15 दिन तक मैं वहां उस कमरे में बंद रहती तो मर ही जाती। मेरी ऐसी हालत देखकर दादाजी को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में आकर मुझे उस दिन बहुत कुछ सुना देते हैं और मुझसे कहते हैं कि मेरे लिए सिर्फ आलोक ही सब कुछ था। मेरा परिवार जो मुझसे इतना प्यार करता है वह कुछ नहीं। और मैं अपने आप को, अगर मैं अब उनके साथ नहीं गई तो दादाजी भी यहीं अपने आप को बंद कर देंगे। दादाजी की बातें सुनकर मेरी आंखों में पानी आ जाता है और मैं दादाजी की तरफ देखती हूँ। दादाजी अपने गले लगा लेते हैं। दादाजी के गले लगते ही इतने महीने का दर्द मेरी आंखों से बाहर निकलने लगता है और मैं फूट फूट कर रोने लगती हूँ। ऐसे ही काफी रोने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा लगता है तो अमन भाई मुझे आश्रम ले जाते हैं और कई दिन तक दादाजी, मैं और अमन भाई आश्रम में रहते हैं। आश्रम मुझे थोड़ा इसलिए अच्छा लगता है कि मैं कई दिनों तक वहां रही और जब थोड़ी ठीक हो गई तो दादाजी मुझे घर ले गए। फिर दादाजी ने
घर में अकेले रहने दिया और मुझे उनका हॉस्पिटल ज्वाइन करने के लिए कहा था। मैं धीरे धीरे ठीक होने लगी और दादाजी का काम करने लगी। इस समय मैं दादाजी के सबसे ज़्यादा करीब हो गई थी और मुझे हर वक्त मेरे दादाजी मेरे पास चाहिए होते थे। इसीलिए और कहीं ना कहीं मैं उस आश्रम से भी जुड़ चुकी थी। इसलिए अब जब भी मुझे थोड़ा टाइम मिलता है, आश्रम में जाकर उन सभी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, तो मुझे थोड़ी खुशी मिलती है। मेरे घर वालों को लगता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, लेकिन सच्चाई तो यह है कि मैं अभी भी आलोक को नहीं भूल पाई। मुझे हर वक्त ऐसा लगता है आलोक लौट कर आएंगे। बंदिश आगे का पेज पलटता है, लेकिन आगे अब और कुछ नहीं लिखा हुआ था। यह देखकर बंदिश उस डायरी को इतनी देर तक देखता रहता है, फिर उसे बंद कर देता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। डायरी में लिखा हुआ एक एक शब्द उसे बार बार याद आता है और ये याद आते ही उसे अपने अंदर ही बेचैनी सी महसूस होने लगती है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। बंदिश को ऐसा लगता है जैसे उसका दिल निकल कर बाहर आ जाएगा। पता नहीं क्यों आलोक का नाम सुनते ही अजीब सी बेचैनी और घबराहट होने लगती है। फिर उसकी नज़र महक पर जाती है और फिर उसे वह सब याद आता है कि महक ने आलोक के जाने के बाद उसे फील किया और अपनी जिंदगी कहा था। ये याद आते ही पता नहीं क्यों बंदिश को ऐसा लगता है जैसे उसके दिल में दर्द हो रहा है और वह अपने मन में कहता है, क्या कोई किसी से सचमुच इतना प्यार कर सकता है? यह सुनते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगता है, जैसे उसका दिल ये कहना चाह रहा है कि हाँ, इतना प्यार कर सकते हैं जिसे आप सच्चे दिल से चाहते हैं, दीवानगी की हद तक प्यार कर सकते हैं। बंदिश यही सब फील कर रहा था। तभी वह देखता है कि बहुत देर हो गई है। तभी वह अपने लड़खड़ाते कदमों से उठता है, क्योंकि उसने डायरी पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। इससे उसको अब बहुत ज़्यादा नशा हो चुका था। वह अपने पैरों पर ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी उठकर खड़ा हो जाता है और महक के पास जाकर बड़े ध्यान से महक के चेहरे को देखता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लिटा देता है। महक को बेड पर लिटाते समय बंदिश महक के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है और वह उसकी खुशबू को महसूस करने लगता है। फिर धीरे धीरे बंदिश महक के चेहरे की तरफ और उसके गाल पर किस कर देता है। फिर जब बंदिश को एहसास होता है कि क्या किया है, तो वह अपने होठों पर एक उंगली घुमाता है और अपने मन में पाता है कि मैं यह क्या कर रहा हूँ। मैंने आज तक ये कभी नहीं फील किया, तो मैं क्यों महक के साथ ये सब करना चाहता हूँ? क्यों मैं महक को अपनी बाहों में चाहता हूँ? और महक की बातें करते ही मेरी सारी बेचैनी दूर हो जाती है। दिल अब तक इतनी तेजी से धड़क रहा था, जो बाहर निकलने को हो रहा था, वह महक के पास आते ही शांत हो जाता है और मुझे महक को छूने के लिए मजबूर करता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? सोचते हुए वह वहीं बेड पर बैठ जाता है और महक के पास लेट जाता है। धीरे धीरे वह महक की खुशबू में महकने लगता है और वह महक के करीब जाकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है, लेकिन तब भी उसे चैन नहीं मिलता। तो वह महक को उठाकर अपने ऊपर लिटा लेता है कि और पीठ पर हाथ फेरने लगता है। अब उसे थोड़ा सा सुकून मिल रहा था। फिर वह महक के चेहरे को देखता है और उसके होठों पर, उसके गालों पर, उसके माथे पर, उसके चेहरे पर, पूरे चेहरे पर अपनी उंगली चलाने लगता है। बड़े ध्यान से महक को देखता है और उसे और टाइट पकड़ लेता है और फिर महक से कहता है, मैं नहीं जानता तुम किसी से प्यार करती थी और कितना प्यार करती थी। मैं बस इतना जानता हूँ कि अब तुम मेरी हो और अब मैं तुम्हें अपने आप से कहीं दूर नहीं जाने दूंगा। मैं बहुत जल्दी तुम्हें अपने साथ यहाँ से लेकर चला जाऊंगा, जहाँ तुम तक कोई भी नहीं पहुँच पाएगा। तुम बस मेरे साथ रहोगी, मेरी बनकर। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को अपने करीब नहीं आने दिया, या फिर यूं कहूँ कि भगवान ने मुझे ऐसी बीमारी दी कि कोई चाहकर भी मेरे करीब नहीं आ सकता था। नेक्स्ट पार्ट।